जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा हिस्ट्री की बात करेंगे, जो 6 तारीख को बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया था। उस क्वेश्चनों का हम ए टू जेड ऑब्जेक्टिव 100 में 100 एनालिसिस कर चुके हैं। और इससे पहले हम हिंदी का भी कर चुके हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल का भी कर चुके हैं। अब आगे जो है होम साइंस का भी करेंगे और ज्योग्राफी का भी करेंगे। जो भी इस क्वेश्चन में डाउट हो वो ज़रूर कमेंट करके पूछें। और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, चैनल के नाम से टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे ऑफिशियल साइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके डायरेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। हमने एनालिसिस नहीं किए थे, उनका फुल डिस्कस करेंगे अपनी भाषा में, मातृभाषा के हिसाब से हम करना चाहेंगे। और जो भी स्टूडेंट हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का काफ़ी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का भी और हम आगे एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और होम साइंस का भी कर लेंगे, साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बिना समय गंवाए, आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आज की क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ता के नाम लिखना है। सिंधु घाटी के 2 स्थल के नाम, प्रमुख स्थल के नाम, और उसका खोज किसने किया था, यानी कि उत्खननकर्ता का मतलब क्या होता है, खोज किसने किया था, ये पूछा है। और दूसरी बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली साधनों के नाम लिखना है। तो क्या क्या नाम था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चन की, पहले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ता के नाम ये रहे, निम्नलिखित है। तो हड़प्पा लिख देना, हड़प्पा लिख के अंडरलाइन कर देना है। लिखना इसका उत्खननकर्ता इसका यानी कि उत्खननकर्ता लिखिए, या इसका खोज किया था दयानंद साहनी ने, इतना लिखना है। हड़प्पा लिख के अंडरलाइन कर देना है। इसमें लिखना है इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। बस इतना ही लिखना है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि हड़प्पा लिख के अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखना है इसका इस स्थल का खोज या इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। बस इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब बात करते हैं दूसरी, क्या करना है, मोहनजोदड़ो लिख के अंडरलाइन कर देना है, इसी तरह जिस तरह हमने किए हैं। उसके बाद लिखना है इसका खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। हम तो जानकारी के लिए इतना बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित सिंचाई के 3 साधन थे। कौन कौन से, नहर थे और कुआं थे, जलाशय थे और नदियाँ। ये तीनों यानी कि फेमस था। उस समय ज़्यादातर क्या करते थे, नहरें और कुआं जलाशय के द्वारा सिंचाई किया जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखे हैं। तो मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताने हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते। इन दोनों क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में बात करेंगे, ताकि याद हो सके आसानी। अब बात कर लेते हैं हम, मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम जो है इस प्रकार है, ऐसे लिखना है। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम इस प्रकार है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णागिरी, यादी। यानी कि ये इसी चार को नाम को लिख देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। लिखना है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, क्योंकि यह राजा की देवीय उत्पत्ति का संकेत देती थी। ये लिखना, ये कुछ नहीं है। उसके बाद लिखना है, कुषाण ने, ये गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। कुषाण ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। क्यों होता है, किसका अर्थ होता है, भगवान का पुत्र। कितना, इतना भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लिख दीजिए। कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, क्योंकि यह राजा की देवीय उत्पत्ति का संकेत देती थी। बस इतना ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगर ये लिखना है तो कुषाण ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र, ये भी लिख सकते हो। या तो दोनों लिख दो, या तो दो में से कोई एक लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। महाभारत में वर्णित विवाह के किन्हीं 4 प्रकार के नाम लिखना। महाभारत में वर्णित किन्हीं विवाह के 4 प्रकार के नाम। और दूसरा लिखना है, वर्ण और जाति में कोई दो अंतर पूछ रहा है, हम 2 से 3 अंतर की बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की।
अब बात कर लेते हैं महाभारत में वर्णित 4 विवाहों के प्रकार है। क्या है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। यही 4 नाम लिख देना है, बस आंसर हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ण और जाति में निम्नलिखित अंतर है, लिख देने हैं। और 1 नंबर में क्या लिखना है? ये अंतर लिख के लिखना है ए नंबर में। तो ए नंबर में यानी कि 1 नंबर 1 पॉइंट देना है। तो उसमें लिखना है वर्ण का संबंध किसी व्यक्ति के कर्मों से होता है, व्यक्ति के कर्मों से होता है, जबकि जाति का संबंध किसी व्यक्ति के वंश से होता है। इतना लिख दिए, 1 पॉइंट लिख दिए। दूसरा क्या लिखना है? वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित माना जाता है, जबकि जाति व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित होता है। ये लिख देना। तीसरा पॉइंट क्या है? वर्ण पेशे या रोजगार का वर्गीकरण है, जबकि जाति जो है जन्म से जुड़ी होती है। जाति किसी भी जिस भी हम जाति में जन्म लेंगे तो उसी जाति से हम बिलोंग करेंगे। बस इतना लिखना है। 2-3 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट कोई 2 पॉइंट आपको लिख देना है। अब बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में किया गया था, यानी फैलाया गया था। और 8वें नंबर बात करेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन का हम बात करें। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के किन धर्म मतलब देशों में प्रसार हुआ था, उतना नहीं लिखना है। तो आपको नाम लिख देना था कितना। ये तो बहुत सारा हम डिटेल लिख दिए, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। लिखना है बौद्ध धर्म का प्रसार जो हुआ था एशिया के यानी कि एशिया महाद्वीप में हुआ था। श्रीलंका आपको पहले भी बताए थे। भारत के कुल 4 से 5 पड़ोसी देश लिख देना है। भारत के इर्द गिर्द जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि ये भारत हम अपना बनाए हैं, इस तरह के पड़ोसी देश हैं, इस तरह अपना भारत है, ठीक है। तो इस तरह भारत अपना है, देख लीजिए हम टेढ़ा मेढ़ा बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह करके अपना भारत है, ठीक है। तो ये भारत है अपना, देख लिए हैं। इसमें क्या है, भारत का ये यहाँ पे श्रीलंका हो जाता है, यहाँ पे म्यांमार हो जाता है, यहाँ पे भूटान हो जाता है, नेपाल हो जाता है। इस तरह करके 4-5 पड़ोसी देश नाम लिख देना। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखना था? श्रीलंका लिखना था, चीन है, मंगोलिया है, कोरिया, जापान, इसे लिख देना था, भूटान, तिब्बत, इस तरह लिख देना था, ठीक है। कुछ नहीं लिखना था, बस 4 गो देश नाम लिख देना है। तो श्रीलंका लिख देना था, चीन, जापान, भूटान, कोरिया, श्रीलंका, इस तरह करके 4-5 देश का नाम लिख देना है। अगर इससे भी बढ़िया लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। पूरा बौद्ध धर्म 3 संप्रदाय में विभाजित थे। एक थेरवाद जो दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका में प्रचलित था। दूसरा महायान जो चीन में, मंगोलिया, कोरिया, जापान में प्रचलित था। और तीसरा वज्रयान जो भूटान, मंगोलिया, तिब्बत और रूस के कुछ भागों में प्रचलित था। ये लिख देना है। नहीं तो सीधा लिखना है कि बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, कंबोडिया, ये सारे देश का नाम लिख देना है। 4-5 देश का नाम बस हो गया, और कुछ नहीं लिखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट, यानी 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये है, इसे क्या होता है 8वीं सदी में, क्या लिखना है? इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। यानी कि एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। इसे कैलाश मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्वरूप भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत से मिलता है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है और यह एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। यानी कि एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम पिक्चर दिखा देते हैं। तो ये है अपना कैलाश मंदिर, देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर है। यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा ऐसे करके पहाड़ी है, तो इसे काट काट करके बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही पत्थर को काट के इसमें बनाया गया है। और भी देख सकते हैं, और भी पिक्चर है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दृश्य नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, बीच में जो है एक ही पत्थर को काटते हुए, इसका एक ही खासियत है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है कैलाश मंदिर। यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में कुछ इस तरह का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता कौन था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था। 1 नंबर 9 नंबर हुआ। अब दूसरा बात करें 10 नंबर की, अल बरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा। तो क्यों लिखा था, उसके दोनों क्वेश्चन का हम चर्चा कर। अब बात कर लेते हैं 9th की। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। क्या लिखना है? इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बस इतना ही लिखना है। अगर ये लिखना है तो लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तारीख यानी कि ईस्वी लिखना है तो 1333 से 1347 के बीच 72, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। इसको सीधा सीधा लिख देना है। क्या? इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में
में भारत आया था। बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं किताब उल हिंद के बारे में। किताब उल हिंद एक अरबी में लिखी गई अल ब्रूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। क्या लिखना है? किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी अल ब्रूनी द्वारा भारत के बारे में रचित एक विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, यानी कि भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, उसके खगोल विज्ञान, भारत के लोगों के रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विरोधी आदि, मूर्तिकला, कानून, विज्ञान आदि के विषयों में बारे में वर्णन किया गया। बस इतना ही लिखना। क्या लिखना? इसे भी हम पहले बता चुके हैं, क्लास में चर्चा किए हुए हैं। किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसे अल ब्रूनी के द्वारा लिखा गया था। एक भारत के बारे में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसे लिखना है अल ब्रूनी के द्वारा अरबी भाषा में भारत के बारे में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें भारत के धर्म, त्योहार, खगोल, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, माप तौल, मूर्तिकला, कानून एवं मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषयों में वर्णन किया गया। बस इतना ही लिखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं यहाँ पे किन्हीं चार नैनार संतों के नाम लिखा है। चार नैनार संत के नाम बताने हैं। और दूसरा है मीराबाई कौन थी, वह किसकी भक्त थी, ये याद रखना है। अब तीसरा कहता है टमर नायक प्रणाली क्या था, यानी कि 11, 12 और 13 क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। किन्हीं चार नैनार संत की और मीराबाई कौन थी, उसकी किसकी भक्त थी, वह टमर नायक प्रणाली क्या था। इन चारों क्वेश्चनों की हम बात कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन। अब बात करते हैं चार नैनार संत की। अनर नैनार, आदिपत नैनार, अयाडीगल करबरकार्न नैनार, अमरनिधि नैनार, अपुदी अडिगल और अरिअट्टम नैनार, चंडीश्वर नैनार और दंडी यज्ञल नैनार। यानी कि 4 से अधिक नाम है। चार कोई नाम याद कर लेने हैं, 4 को, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। 4 कोई लिख लेना है, इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। अब बात करते हैं इसके साथ साथ हम 12 अलवर संतों के नाम भी बता देते हैं। तो देख लीजिए, तमिल के 12 अलवर संत जो विष्णु के नैनावर संत किसे कहते हैं? नैनावर संतों की संख्या 63 से, जो भगवान शिव की उपासना करते थे, भगवान शिव को मानते थे, वो नैनार संत कहलाते थे। और अलवर संत जो भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु को मानते थे, उसे अलवर संत कहते थे। इसकी संख्या कुल 12 थे, ये ध्यान रखने। अलवर संत की बात करें तो अलवर में बात करें तो पेगई अलवर, भूत अलवर, पे अलवर, तिरुमलिसाई अलवर, ये सभी के सभी जो है अलवर संतों के नाम है। जिसमें कि अलवर संतों में एक ज़्यादा खासियत कौन था? अरुणडेल। अरुणडेल जो था एकमात्र महिला अलवर संत थे, ये याद रखना है। कभी पूछा जाता है एग्जाम में, एकमात्र महिला अलवर संत कौन था? तो अरुणडेल, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हम। यहाँ पे देख सकते हैं अंडाल एकमात्र महिला अलवर संत यहाँ पे दिया गया है। बाकी सब अलवर संतों के बारे में उतना नहीं लिखना है। अलवर संत हम दिखा दिए हैं, बस पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलवर संत का नाम भी लिख देने, हम बता ही दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हम बात करें, यहाँ पे बात कर रहा है मीराबाई कौन था। मीराबाई बारे में क्या बात करेंगे? तो मीराबाई का सबसे पहले बात करेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के एक राजपूताना घराने में हुआ था। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया था, इतना ही लिख देना है। उसके बाद देखना, मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त थी। मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, और वह 16वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध कवित्री थी। मीराबाई को कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त माना जाता था। बस इतना ही लिखना है, कृष्ण भक्ति थी, बस इसका जन्म लिख देना है। और उसका जन्म जो हुआ था राजस्थान के राजपूताना नामक घराने में हुआ था। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया था, ये याद रखना है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, 16वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध कवित्री थी। बस इतना ही लिख देना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अमर नायक प्रणाली जो है 13 नंबर क्वेश्चन में, यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। क्या था? विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के तहत राय द्वारा सैन्य कमांडरों को प्रशासित प्रदेश दिए जाते थे। इन्हें अमर नायक कहा जाता था। क्या करता था? एक प्रशासित प्रदेश दिए जाते थे, इसे अमर नायक कहा जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्री के नाम बताने हैं। जिसके बाद
क्या था, यह किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था। रहट क्या था, किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था। चलिए हम अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पाने वाले 4 विदेशी यात्री के नाम। ये है निकोलो डी कांटी, अब्दुल रज्जाक, दुआर बारबोसा लिख देना, इतना याद रहे कि नहीं रहे, सिर्फ इसको बारबोसा लिख देना, इसको जरूरी नहीं है। और डोमिगस पायस, 4 नाम हो गया। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको लिखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या क्या है। तो यात्रियों के नाम हैं, देख सकते हैं। अब्दुल रज्जाक इब्न एल-बी-एन बतूता मोरक्को का यात्री था। निकोलो डी कांटी इटली का निवासी था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। अथानासियस निकितन रूस का था। ये सारे के सारे यात्री हैं, देख सकते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ये ध्यान रखना, सब यात्री को हम दिखा दिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ हम बात करते हैं रहट सिंचाई के लिए एक पारंपरिक उपकरण था। क्या था रहट जो है सिंचाई के लिए एक पारंपरिक उपकरण था। इसका इस्तेमाल कुएं या तालाब से पानी निकालने के लिए किया जाता था। ये याद रखना, किया जाता था। यह एक ऐसी तकनीकी थी जिनमें ना तो ईंधन और ना ही बिजली का इस्तेमाल होता था। बस यही इतना ही लिख देना, बस बहुत ही ज़्यादा हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिन ए कामिल क्या था। 4 उदाहरण दें। जिन ए कामिल की बात करें तो क्या था, इसका 4 उदाहरण पूछ रहे हैं। वही बात करते हैं अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। 2 कारण लिखना है, बस इसका 2 कारण लिख देने हैं। अब बात कर लेते हैं जिन ए कामिल शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तम फसलें। क्या होता था, उत्तम फसलें। मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिनसे ज़्यादा राजस्व मिलता था। यानी कि व्यापारिक फसलें, ऐसे फसलें जो व्यापार के हेतु उपजाया जाता था। बस इसे लिखना था। कितना लिखना है, लिखना यही कि जिन्स एक कामिल शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि होता है उत्तम फसलें। जो मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिनसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। यानी कि ज़्यादा राजस्व का मतलब क्या हुआ, रकम की प्राप्ति होता था। और यह एक व्यापारिक फसलें हुआ करता था जो कि व्यापार हेतु उपजाया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जिनसे कामिल जो है, जिनसे कामिल के कुछ उदाहरण है क्या, कपास, गन्ना, चीनी, तिलहन, दलहन। ये सारे के सारे जिनसे कामिल फसलें थे जो व्यापार हेतु उपजाया जाता था, यानी व्यापार के लिए व्यापारिक फसल था। ये ध्यान रखना, इतना ही लिख देना है। क्या पे यहाँ पे दिखा देते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है, तो पूरा देख लेना है। दोनों एक साइड स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। तो लिखना है क्या, जिनसे कामिल का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम फसलें। मुगल राज्य में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिनसे ज़्यादा राजस्व मिलता था, यानी कि ज़्यादा रकम मिलता था। जिनसे कामिल के फसल थे कौन कौन से राजस्व मिलता था, इतना ही लिखना है। जैसे में खाली इसी जगह क्या करना है, जैसे लिख के इसी में लिख देना उदाहरण, कपास, गन्ना, चीनी, तिलहन, दलहन। बस हो गया, इस ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया था। अकबर के बारे में अगर हम बात करें तो जजिया कर क्यों समाप्त किया था। चलिए हम बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अब बात करते हैं इसने जजिया कर क्यों समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि अकबर सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाता था। यानी कि अकबर जो था, लिखना क्या है, अकबर ने जजिया कर इसलिए समाप्त किया था क्योंकि अकबर के नज़र में सभी धर्म एक समान के थे। ऐसे लिखना, अकबर ने सभी धर्मों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्मों के प्रति समान नीति अपनाता। यानी अकबर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के प्रति समान नीति अपनाता था। इस कारण से अकबर जजिया कर को समाप्त कर दिया। बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन था 18th नंबर, अबुल फजल ने किसे इंसान एक कामिल कहा था। इंसान एक कामिल किसे कहा था। दूसरा क्या है 19 नंबर, राजमहल के पहाड़िया कौन थे। राजमहल के पहाड़िया कौन थे। तो इन सब दोनों क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं। अब है आंसर 18th नंबर की। तो अबुल फजल ने मुगल सम्राट अकबर को इंसान ए कामिल कहा था। किसको कहा था, अबुल फजल ने मुगल सम्राट अकबर को इंसान ए कामिल कहा था। ये ध्यान रखना, बस इतना ही है। वही बात करते हैं राजमहल पहाड़िया की। अगर हम बात करें तो राजमहल पहाड़िया भारत के झारखंड राज्य के संथाल परगना संभाग में स्थित था। कहाँ पे, राजमहल पहाड़िया जो है भारत के झारखंड के संथाल परगना संभाग में स्थित था। वे गोंडवाना महाद्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित थे और इसी पहाड़ियों पर आज सूर्या पहाड़ी लोग रहते थे। बस इतना ही लिखना है, आज सूर्या पहाड़ी लोग रहते थे। बस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं हम अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत
कि कपास उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित किया। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसने भारत के कपास उत्पादकों को किस प्रकार प्रभावित किया। दूसरा लिखना 1857 क्रांति के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ये ध्यान रखना है। ये खूब पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन को टिक करना, वीवीआई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और वीर कुंवर सिंह वाला भी पूछे जाए, वीर कुंवर क्यों प्रसिद्ध थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि भारत के कपास उद्योग में कच्चे कपास की मांग बढ़ गई। भारत के कपास उद्योग में कच्चे कपास की मांग बढ़ गई। जब अमेरिका में युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी से कपास की आपूर्ति बंद हो गई, इसलिए ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए भारत का रुख किया। तब से भारत ने यूरोप को कपास और दूसरे देश कपड़े निर्यात यानी कि दूसरे कपड़े निर्यात किए, यानी कि भारत को ने यूरोप को कपास और दूसरे कपड़े निर्यात किए, ये ध्यान रखना, यही लिखना है। जब भारत ने उद्योग क्या लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, भारत ने कपास उद्योग में कच्चे कपास की मांग बढ़ गई। जब अमेरिका में युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के से कपास की आपूर्ति बंद हो गई, इसलिए ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए भारत का रुख किया। तब से भारत ने यूरोपियों को कपास और दूसरे कपड़े निर्यात किए, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं चर्बी, इसमें 21 का हम बात करें तो 21 का 1857 क्रांति के कारण की बात करें तो क्या था, तो लिखना है चर्बी वाले कारतूस। 1857 क्रांति के कारण थे चर्बी वाले कारतूस। 1857 का विद्रोह नई नई एनफील्ड राइफलों के उपयोग से शुरू हुआ, यानी कि जब आया नई एनफील्ड राइफल उससे में शुरू क्या हुआ, नई चर्बी वाले कारतूस, यानी क्या लिखना है चर्बी वाले कारतूस 1857 विद्रोह के नई एनफील्ड राइफलों के उपयोग से शुरू हुआ था, जिनके कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी के साथ चिकना किया जाता था। सूअर के चर्बी के साथ चिकना किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया था, यही कारण था। ठीक है, क्या क्या था, लिखना क्या है क्वेश्चन में, अगर ये समझना है तो क्या लिखना है, 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें कि गाय और सूअरों के मांस का प्रयोग किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने उनका उपयोग करने से इनकार कर दिया था, और जिसके कारण क्रांति मेरठ से भड़क गया। कब भड़का था, 10 मई 1857 को। तो इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब पूछता है वीर कुंवर सिंह के बारे में, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखना है, नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। ये तो याद कर लेना है, वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध सेनानी थे, इतना लिख देना है। उनका जन्म जो है क्या लिखना है, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जोर शोर से भाग लेकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को भोजपुर बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न था। ठीक है ना, वो हमेशा बहादुर प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे थे। बिहार के शाहबाद में उनकी एक छोटी सी रियासत थी, जिस पर अंग्रेज ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, इसी कारण वीर कुंवर सिंह असंतुष्ट थे। जब 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो वीर कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष की थी। इस आयु में भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जोर शोर से भाग लेकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 26 अप्रैल 1858 को अपने प्राणों की बलिदान कर दी। बस इतना ही लिखना है। 80 वर्ष की उम्र में इतना जुनून था जो कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, तब जाके इन्होंने प्राण को त्याग दिया, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आज का क्वेश्चन है फिर 23 नंबर की, विनोदिनी दासी कौन थी। विनोदिनी दासी कौन थी, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों किया, इस दोनों के क्वेश्चन का हम चर्चा करें। अब बात करते हैं विनोदिनी दासी की। तो विनोदिनी दासी की बात करें, जिन्होंने नोटी विनोदिनी, जिसे यानी विनोदिनी दासी को नोटी विनोदिनी दासी के नाम से भी जाना जाता था, इसे लिखना है। विनोदिनी दासी को नोटी विनोदिनी दासी के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय बंगाली अभिनेत्री थी। क्या था, एक भारतीय बंगाली अभिनेत्री थी। इन्होंने 12 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया और 23 साल की उम्र तक अभिनय छोड़ दिया। जैसा कि उन्होंने बाद में 1913 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा अमर कथा में बताया था। बस इतना ही लिखना है।
यहाँ पे देख सकते हैं यह एक जो क्या करते हैं, ये थिएटर पे डांसर थी, ये ध्यान रखना है, थिएटर डांसर थी, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा करती थी, हीरोइन बन गई, बंगाली हीरोइन थी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख लिख देना है, क्या हम बता ही चुके हैं पहले, विनोदिनी दासी के बारे में इतना लिखना है। क्या लिखना है? तो विनोदिनी दासी जिन्हें क्या लिखना है, विनोदिनी दासी जिन्हें नोटिया, यानी कि नोटिया मतलब क्या, नाचने गाने वाली, उसी को कहा गया नोटिया। नोटिया विनोदिनी के नाम से भी जाना जाता था। यह एक बंगाली अभिनेत्री थी। उन्होंने और 12 साल की उम्र में अभिनय करना, नाच गाना संगीत करना शुरू किया था, और 23 साल तक की उम्र में अभिनय करना छोड़ दिया, नाच गाना करना छोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ, जैसे कि उन्होंने छोड़ दिया, बस इतना ही लिखना था, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक लिख देना है। 23 साल की उम्र तक में उन्होंने छोड़ दिया। वह ऑर्केस्ट्रा, नाटक, संगीत और थिएटर वगैरह सब में नाच गान करती थी, बस ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे बायोपिक बनाया है किसने, कंगना रनौत ने, विनोदिनी दासी के नाम पर। यह है विनोदिनी दासी, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के ऊपर बायोपिक बनाया है, इसका रोल लिया है कंगना रनौत ने, देख सकते हैं आप, सिनेमा देख सकते हैं, इसका इसके जगह पे इसने रोल लिया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कई बार, चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील खेती के करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। यानी कि चंपारण आंदोलन जो क्यों हुआ था, तो हुआ था क्या, चंपारण आंदोलन जो था मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। अंग्रेज चंपारण में नील किसानों को से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे उसकी फसल की उपज नहीं हो पाती, फसल की उपज नहीं हो पाती थी, और भूमि की और उर्वरा शक्ति, और भूमि की और ऐसे यहाँ पे और है, भूमि की और उर्वरा शक्ति बढ़, यानी कि शक्ति यहाँ पे शक्ति होगा, भी कम होती जाती थी। यानी कि दिन ब दिन जो है नील की खेती करने से क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कम होती जाती थी। और अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रथा लागू किया था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे किसान नाखुश थे, जिसके कारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था नील किसानों के समर्थन में। ये ध्यान रखना, इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन की, 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था, ये बात करेंगे क्यों महत्वपूर्ण था, कांग्रेस ने किस प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया था, ये ध्यान रखना है। और 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे ध्यान से, इत्मीनान से अपने बात। तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यह 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान था। यानी कि यह अधिवेशन 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जोरदार तरीके से घोषित की गई थी। यह महत्वपूर्ण संकल्प भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक क्षण बन गया था। बस इतना ही लिखना है, बस से ज़्यादा नहीं लिखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करते हैं अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कृषि मिशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और उनका मानना था कि प्रस्ताव अपर्याप्त थे। बस इतना ही लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करें 27 नंबर की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया था। क्या लिखना है, सिंगापुर में किया था। आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय बल के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना सबसे पहले 1942 में मोहन सिंह ने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। बस इतना ही याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें अब हम बात कर लेते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान कौन था, यह बात कर लेते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि दूसरा हम बात करें भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था। अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान का। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इसे ही बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाने लगा। ये ध्यान रखना, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। वही बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को
पूर्ण स्वराज घोषित किया। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए लोग भूले नहीं क्या किया, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया। उस दिन से प्रत्येक साल 26 जनवरी को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बस इतना ही लिख देना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मोहन सिंह की बात करें तो मोहन सिंह राजनीतिक जीवन आदिवासी समुदायों खासकर बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में उनके द्वारा देखे गए भेदभाव और शोषण से काफ़ी प्रभावित था। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया। गठन बिहार के मौजूदा प्रांत से संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए अलग प्रांत बनाने का उद्देश्य से क्या किया गया था। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है, 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दलील क्यों की, तो दलील क्यों की इसके बारे में 2 कारण लिखने के लिए कहता है। तो चलिए हम बात करते हैं दलील क्यों किया। अब बात करते हैं सिंह का राजनीतिक जीवन, यानी कि सिंह का राजनीतिक जीवन आदिवासी समुदायों खासकर बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में उनके द्वारा खेले गए यानी कि उनके द्वारा देखे गए भेदभाव और शोषण से काफ़ी प्रभावित था। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन बिहार के मौजूदा प्रांत से संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए अलग प्रांत बनाने के उद्देश्य से क्या किया था, अलग प्रांत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इतना लिखना है। इसका कारण क्या था, इसका कारण था क्या कारण था, पहला कारण था आदिवासियों के साथ भेदभाव और उसका शोषण। दूसरा था आदिवासी समाज को समान अधिकार दिलाना। वही बात करते हैं कि इतना ही 2 कारण है, लिख देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम छोटा कर दिए, आराम से देख, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 30 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। 30 नंबर की दीर्घित प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। अब है दीर्घित प्रश्न 5 नंबर के। यहाँ पे देख सकते हैं सभी 5 नंबर के क्वेश्चन है। 8 दिए गए हैं, जिसमें से 4 का ही जवाब देने हैं, आराम से देने हैं। और हम सभी का जवाब 8 का 8 का जवाब दे रहे हैं, तो आपको आराम से कॉपी में नोट कर लेना है और 2 बार 4 बार 10 बार जितना ज़्यादा हो सके लिख लो, याद कर लेना है। ठीक है। अब बात करते हैं आज की 31 क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विवेचना करें। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अब बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन से जुड़ी निम्न बातें इस प्रकार है, ऐसे लिख देना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। बस एक लिख दिए। दूसरा लिखना है, इन लोगों ने कुंवर वाले सांड, वृक्ष और पशुपति की भी पूजा की थी, याद करना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, इन लोगों ने पेड़ों और सांपों की पूजा को पवित्र माना, ये लिखना। चौथा क्या लिखना है, इन लोगों ने पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। इन लोगों ने स्वास्तिक के चित्र बनाए। इन लोगों ने अपने घरों, खेतों और नदियों के किनारे पूजा की, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं 7 नंबर की। इन लोगों ने बृहत स्नानागार और विशाल स्नानागार में नहाकर पवित्रता प्राप्त की। इन लोगों ने शवों को जलाया। इन लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। बस 8 पॉइंट लिख देना है। 8-9 पॉइंट है, इसमें से आपको कम से कम 6-7 पॉइंट लिखना है। 8 पॉइंट जरूर, क्योंकि 5 नंबर वाले हैं तो इतना लिखना तो बनता ही है। बात करते हैं अब नेक्स्ट की। 32 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 32 नंबर बौद्ध मूर्तिकला के विकास का वर्णन करना है। 32 में कहता है बौद्ध मूर्तिकला का विकास करना है। और 33 की बात करें तो भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बौद्ध मूर्तिकला का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, इतना लिख देना है। पहले 2 लाइन लिख देने हैं। क्या, बौद्ध मूर्तिकला का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था और यह बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ विकसित हुई बौद्ध मूर्तिकला के बारे में निम्न बातें इस प्रकार है। तो विकसित हुई बौद्ध मूर्तिकला के बारे में बातें निम्न प्रकार है। तो पहला में क्या लिख देना है, बौद्ध मूर्तिकला में महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य बौद्ध व्यक्तियों का निरूपण किया गया है। दूसरा लिखना है, बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध को ध्यान में बैठे हुए धरती को स्पर्श करते हुए दीप मुद्रा में दिखाया गया है। तीसरा क्या लिखना है, बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध की मुद्रा
आकृति और चेहरे की बनावट पर विशेष ध्यान दिया गया है, लिख लेना है। अब बात करें बौद्ध मूर्तियों के कुछ उदाहरण लिख के इसे अंडरलाइन करके तब लिखना है अजंता, एलोरा, सांची, गांधी और मथुरा की मूर्ति कला, श्रीलंका के अनुराधापुर में बनाई गई बुद्ध की समाधि प्रतिमा। बस इतना नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी लिखेंगे तो बाकी यहाँ से यहाँ तक खाली मथुरा कला बस इतना लिख देना है, यहाँ से एक पूरा लाइन लिख देना है, बस हो गया। अब बात करते हैं बौद्ध मूर्ति कला के विकास में कुछ और खास बातें क्या था, तो देख सकते हैं अंडरलाइन करके फिर से लिख देना है क्योंकि 5 नंबर का है एक पेज में तो बनता ही लिखने का। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के दौरान शिल्पकारों ने लकड़ी के एक ही टुकड़े में मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। मूर्ति को ज़्यादा संतुलित बनाने के लिए इन्हें ज़्यादा त्रियामी बनाया गया। चेहरे को शिशु जैसे गोलाई के साथ उकेरा जाने लगा। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो हो गया। तो क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, लिख देना है। तो कैसे लिखना है तो देख सकते हैं, देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। हालांकि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्रेम, भक्ति और भक्ति के मार्ग पर चलने का आदेश देना था। साथ ही साथ उद्देश्य निम्न जाति और असमानता के बारे में लोगों की अंधविश्वास मान्यताओं को दूर करना था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं निम्न प्रकार है, क्या क्या है ईश्वर की इस विशेषताएं लिख देना है। एक नंबर में लिखना है ईश्वर की एकता, दूसरा मुक्ति के एकमात्र साधन के रूप में गहरा प्रेम और भक्ति लिखा है, दूसरा लिखना। तीसरा लिखना आत्मसमर्पण, चौथा औपचारिक निंदा, पांचवा मूर्ति पूजा की अस्वीकृति और छठा लिख देना खुले विचार वाला होना। खुले विचार वाला इस तरह करके होना, ये लिख देना है, बस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात कर लेते हैं मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। मुगलों के क्या है केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कर देना है। मुगलों के केंद्र प्रशासन वर्ण यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बात करेंगे संथाल विद्रोह के कारण और स्वरूप का प्रकाश डालना है। अब बात कर लेते हैं मुगलों के, अंडरलाइन लिख देना है। मुगलों के केंद्रीय प्रशासन की निम्न प्रकार विशेषता इसे लिख देना है। एक नंबर लिखना है मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है सर्वोच्च होता था और उसका आदेश अंतिम आदेश था, ये ध्यान रखना है, होता था अंतिम आदेश। दूसरा लिखना है मुगल साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अधिकारियों होते थे, लिख देना है। फिर अंडरलाइन करके क्या लिखना है मुगल साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, ऐसे लिख देना है। क्या लिखना है मुगल साम्राज्य में सम्राट के ठीक नीचे 4 मंत्रालय होते थे। दूसरा लिखना है वित्त मंत्रालय साम्राज्य के क्षेत्रों में प्राप्त राजस्व को नियंत्रित करता था। और तीसरा लिखना है, क्या लिखना है सैन्य मंत्रालय का नेतृत्व मीर बख्शी करता था। और कानून और धार्मिक संरक्षण मंत्रालय सदर और समुद्र की जिम्मेदारियां निभाता था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लिखना शाही सचिवालय शाही महल के पास होता था। मुगल प्रशासन में वकील प्रधान अधिकारी होता था। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली थी, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम। अब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के कारण और स्वरूप पर प्रकाश डालना है। दूसरा लिखेंगे 1857 क्रांति के कारण परिणाम, मतलब क्या परिणाम हुए, इसने राष्ट्रवाद को कैसे विकसित किया, इसके बारे में बात करते हैं 35 और 36 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता था, जो इस प्रकार है, तो इसे लिख देना है। अब बात करते हैं एक पॉइंट की लिखना है। यह विद्रोह साल 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था, ये लिख देना है। वही बात करें दूसरा की हम बात करते हैं यह विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और सामंतीवादियों के खिलाफ किया गया था, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मूर भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव और 2 जुड़वा बहन मुर्मूर बहनों फूलों और झानू ने किया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं संथाल विद्रोह से होने वाले प्रमुख कारण निम्न प्रकार है, तो ऐसे लिख देना अंडरलाइन करके। बात करें पहला क्या लिखना है
ब्रिटिशों ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिससे संथालों की पारंपरिक जमीन के अधिकारों पर असर पड़ा। ये लिख देना है। दूसरा लिखना है, जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार किया और उन्हें गुलाम बनाया। ये लिख देना है। और तीसरा लिखना है, संथाल को साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। ये याद रखना है। ब्रिटिश पुलिस जमींदारों और साहूकारों का समर्थन करके संथालों को हिंसक तरीकों से बेदखल करती थी। ये याद रखना है। संथालों की परंपरा, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं बाधित हो गई थी। ये याद रखना है। ये भी याद कर लेना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, 1857 क्रांति के विद्रोह के क्या परिणाम थे, तो इसका निम्नलिखित परिणाम थे। तो इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। 1 नंबर, इसने भारतीयों में भारतीय होने का भाव जगाया। ये याद रखना। 2 नंबर, इस विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी राजनीति बदलने पर मजबूर कर दिया था। रणनीति बदलने पर। वही बात करते हैं, इस विद्रोह ने समाज के अलग अलग वर्गों को एकजुट किया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियां बदलाव किए। ये याद रखना। उसके बाद कहना, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सरकार को नया ढांचा दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना को पुनर्गठित किया। सोना नहीं, सेना, ये रखना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रियासतों को अपने अधीन कर काम छोड़ दिया। ये रखना। वही बात करते हैं, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत प्रशासन अधिनियम पारित किया था। ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो 10 नंबर पॉइंट भी देख सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इतना लास्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अहम भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उनके हिंसक सिद्धांत, सविनय आंदोलन की रणनीति और नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर कर किया। गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया यानी कि किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, जो इस प्रकार है। तो ये क्या मूल्यांकन किया गया है, अब चलिए हम देख लेते हैं। तो मैं बात करते हैं, गांधी जी ने भारत आने के बाद ही स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। और दूसरा लिखना है, उन्होंने अहिंसा, सत्य और असहयोग जैसे सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन चलाए। गांधी जी ने बंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार जैसी गतिविधियों का इस्तेमाल किया। वही बात करते हैं, गांधी जी ने चौथा क्या किया था, तो उन्होंने पूर्व के आंदोलनों में मिले जन सहयोग का फायदा उठाया। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के जरिए किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। बस इतना ही, 5 पॉइंट हो गया, तो इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। छठा भी देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं जितना पॉइंट है। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने के लिए गांवों की सफाई कराई और स्कूल अस्पताल बनाए। ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। गांधी जी ने बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया। इतना ही आपको लिख देने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं, संविधान सभा ने भाषा विवाद के प्रश्नों को कैसे सुलझाया। संविधान सभा ने भाषा विवाद के प्रश्नों को कैसे सुलझाया, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसका आंसर की हम बात करते हैं, संविधान सभा ने भाषा विवाद को सुलझाने के लिए निम्न प्रकार के कदम उठाए गए। तो बात करते हैं, इस प्रकार के कदम है। 1 नंबर लिखना है, संविधान सभा की भाषा समिति ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया। दूसरा लिखना है, क्या संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय राजभाषा घोषित किया। और तीसरा लिखना है कि संविधान सभा ने अंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमन अंकों को स्वीकार किया। संविधान सभा ने संघ की संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करने पर फैसला किया। प्रांतीय विधानमंडलों में कामकाज के लिए स्थानीय भाषा या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने का फैसला किया। और अदालतों, सेवाओं और राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। ये याद रखना है।
इतना कर देना है, क्या है आजकल ये इतना ही बात करते हैं, 6 पॉइंट, यही 6 पॉइंट था, उसके बाद है नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।